हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए लेसन में, नए कोर्स में सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। और जैसे कि हम लगातार कवर करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आगे बढ़ रहे हैं, तो आज हमारा जो टर्न है वो भारतीय इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। देखिए, ज़रा भी बोर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री के आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हो सकता है आप लोगों को कुछ ये ऐसा लगे जैसे पहली बार कुछ क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, बिल्कुल लगेगा। लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं उनको ये पता चलेगा कि हमको किस तरह से अपनी तैयारी अभी किस लेवल में लेके आनी है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? मतलब आप कह सकते हैं धूर मतलब एक टाइप मतलब जिसको हटा दिया गया, जिसको बॉयकॉट कर दिया गया हो, मतलब जो दुश्मन हो, आर्य संस्कृति का धूर टाइप का, इस टाइप का समझ सकते हैं आप। बिल्कुल शुद्ध हिंदी शब्द है ये। तो आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल और मत्स्य, शूरसेन। तो भाई जो दो संस्कृति, जो दो राज्य थे, जो आप महाजनपदास जिनको बोलते हैं, पढ़ते हैं, अंग और मगध, इनके लिए आर्य संस्कृति से इनको मिलाया नहीं जाता था, इनको आर्य संस्कृति से अलग रखा गया है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कैसे। भाई अंग और मगध को आर्य संस्कृति का धूर माना जाता है। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे, मतलब ये उस तरह के कल्चर में खुद को नहीं डाल पाए थे। इनके प्रति तिरस्कार पूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं और यहाँ के लोगों के ज्वार ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की गई है। अथर्ववेद में मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश तक कहा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि मगध और अंगद जो है वो इसमें शामिल नहीं थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? बताइए भाई। आचार्य, अधर्व्यू, उपाध्याय और पुरोहित। तो पुरोहित देखिए कर्मकांड और पूजा पाठ कराने वाले को बोलते थे। अधर्व्यू जो है आपको पता है, अधर्व्यू से पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। आचार्य से लेना देना है, हाँ आचार्य बोलते थे। लेकिन ये जो है ये जीविकोपार्जन हेतु नहीं होते थे। ये आचार्य जो होते थे पैसे नहीं लेते थे, बस ये आप कह सकते हैं कि सेवा भाव में ये पढ़ाई कराते। तो उपाध्याय आप जब देखेंगे तो उपाध्याय वाला जो कंसेप्ट है, उपाध्याय वेद वेदांग पढ़ाते थे और उसके ये बदले में पैसे लेते थे, मतलब अपनी जीविका के लिए पढ़ाते थे, तो उनको उपाध्याय बोलते थे। अब देखिए, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। आचार्य क्या होते थे ये भी देखिए, गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और कोई फीस नहीं लेते थे। लेकिन किंतु ये भी एक बात ध्यान रखिएगा कि दक्षिणा स्वीकार करते थे, बस फीस खुद से नहीं लेते थे, पर अपनी खुशी से जो दक्षिणा दे देता था, तो उस ज़माने में काफ़ी प्रचलन भी था दक्षिणा वगैरह का, तो ये लोग दक्षिणा लेते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? भाई तैयार हो जाइए, गौतम बुद्ध यानी बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। भांति भांति के क्वेश्चन आते हैं भाई यहाँ से, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ जो थी शाक्य माया लिच्छवी कोली। अब देखिए, बहुत से लोगों को बहुत बार पढ़ा हुआ है, फिर भी इसको ऑप्शन देख के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं, शाक्य वंश भी पढ़ा है, लिच्छवी भी पढ़ा है, कोली भी पढ़ा है, माया भी पढ़ा है। तो देखिए, जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो कोलीय वंश से थी, ठीक है। कोलीय वंश से इनका लेना देना था। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और उनके पिता शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य गण से थे। अब देखिए, पिता का भी याद कर लीजिए, क्या पता अगली बार पिता का क्वेश्चन बन जाए। ओके, और माया देवी इनकी माता का नाम था, जो कोलीय गणराज्य से बिलोंग करती थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। किसने? माँ ने नहीं, गौतम बुद्ध ने। तो बौद्ध ग्रंथों में इस पूरी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जिसमें ये अपने घर से बिना बताए अपना बोरिया बिस्तर लेके चले जाते हैं किसी ज्ञान की तलाश में। इनके पीछे से इनकी जो बीवी होती है, कहा जाता है पत्नी, जो क्या नाम था उनका, यशोधरा, उन्होंने कुछ कविता भी लिख डाली थी इनके उसमें। हिंदी वाले जानते होंगे, तो राहुल और उनके बच्चे का नाम था, इस तरह से कुछ उसमें कविता में उन दोनों का नाम आता है। तो जो लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं तो उनको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? अब देखिए, महाभिनिष्क्रमण जिसमें वो घर से उठा के अपना सब चले गए। अब धर्मचक्र प्रवर्तन कब होता है भाई? सारनाथ में जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दे रखा था, वो ही उनका धर्मचक्र प्रवर्तन था। इस तरह से गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको नाम दे दिया गया है अलग अलग उस तरह से। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया।
और अरुवेला से वे ऋषिपत्तन, या जिसको वर्तमान में सारनाथ भी बोलते हैं, वाराणसी के पास में है ये, उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया गया था, और इसी पूरी घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ओके, वेट अ मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? फंस गए अब आधे से ज़्यादा। ये कौशाम्बी गए थे ये तो पता था हमें, उनके जहाँ जहाँ वो गए उससे रिलेटेड 8 स्थान भी पता थे, लेकिन अब कौशाम्बी गए तो किसके राज्यकाल में गए ये हमने कभी नहीं पढ़ा, शायद जिन लोगों ने नहीं पढ़ा। तो देखिए, शतनीक, उदयन, बोधि और निच्छु। तो उदयन का शासनकाल था जिस समय बुद्ध कौशाम्बी गए थे, तो ध्यान रखिएगा उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए। उन्होंने नवा विश्राम किया और उदयन के पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद उदयन ने घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान कर दिया था। मतलब पहले उदयन बौद्ध धर्म नहीं मानता था, जो भी था, उदयन ने बाद में जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तब घोषिताराम विहार जो है भिक्षु संघ को दे दिया था। भिक्षु संघ कौन? जो बौद्ध भिक्षु संघ था, राइट। ये हमारे चैनल के बारे में जो है आप में से बहुत लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, जिन्होंने नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? मतलब नैतिक और आदर्श इस टाइप के जो सिद्धांत हैं वो संकलित हैं उनके प्रवचन, ठीक है। तो कौन सा पिटक है भाई बताइए? विनय पिटक, जातक कथा, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। तो देखिए, अभिधम्म पिटक जो है वो तीसरी संगीति में जोड़ा गया था, आपको पता है, ठीक है। जातक कथाएं बौद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं हैं, तो इसमें बनी बात है कि जातक कथाओं से कोई रिलेशन नहीं होगा, बौद्ध जब थे ही नहीं। और विनय पिटक और सुत्त पिटक, तो देखिए सुत्त पिटक जो है वो बौद्ध साहित्य में नैतिक संबंधी सिद्धांत जो है वो उसमें उन्होंने कंसाइज किए हुए हैं, ठीक है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में भी ध्यान दीजिए क्या है भाई, संघ संबंधी नियम है और सैनिक जीवन संबंधी आचार, विचार, विधि, निषेध आदि का संग्रह है। मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपका आचरण कैसा हो, सैनिक जीवन कैसा हो, तो ये विनय पिटक से रिलेटेड है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित है, एज आई टोल्ड यू। तो ये चीज़ें जो है आपकी हो गई, दोनों पिटक आपको समझ में आ गए, ओके। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं को हम बड़ा सा मार्क करेंगे। उसके बाद देखते हैं, अंग, चंपा, कौशल, अहिक्षत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। अब जो लोग बहुत डीप पढ़ चुके होते हैं उनको आगे की 3 ऑप्शन पढ़ने की, 2 ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। कैसे भाई? कौशल, अहिक्षत्र बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ पे राजधानी और जनपद का जो है युग्म दिया हुआ है, जैसे अंग की चंपा, वत्स की कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर थी, लेकिन कौशल की श्रावस्ती थी, नहीं अहिक्षत्र। अहिक्षत्र जो थी वो किसकी थी देखते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षत्र थी, ठीक है। ये जो महाजनपदास हैं इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा बनते हैं अक्सर, तो इनको ज़रूर आप एक बार देख लें और रिवाइज कर लें। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ये ध्यान रखिएगा कि पांचाल भी उत्तरी और दक्षिणी में डिवाइडेड है और दोनों की राजधानी अलग अलग है, राइट। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? अब यहाँ जो राइट है वो बताना है, जो बिल्कुल सही सही मैच करता है, यानी कौन किस कुल का है ये बताना है। पार्श्वनाथ जनत्रिका बिल्कुल नहीं, क्योंकि पार्श्वनाथ यहाँ से नहीं बिलोंग करते हैं। ये बिंदुसार जो है वो मौर्य था, तो शाक्य नहीं था। स्कंदगुप्त जो है वो गुप्त काल से है, तो ये भी नहीं है। चेतक लिच्छवी, ये ऑप्शन राइट है। चेतक जो थे वो लिच्छवी गणराज्य से थे। देखते हैं, चेतक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है भाई, उसका विवाह किससे हुआ है? इन्हीं की बेटी से, चेलना से, ओके। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? एंशंट हिस्ट्री से दोस्ती जिन्होंने नहीं की है वो अभी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते शायद सो भी जाए, लेकिन मैं बता दूं कि आपको मजबूरी में और आनंद लेते हुए इसको चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब देखिए, बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण हुआ उस दौरान नंद वंश का अंतिम संस्थापक था घनानंद, उसके समय पे जो है सिकंदर ने आक्रमण किया था, ठीक है। तो नंद वंश इसका सही ऑप्शन है।
ये देखिए, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था, और यूनानी लेखकों में उसे अग्रमीज कहा गया है। ठीक है, यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अब बताइए, अशोक ने इतना एक्सपैंड कर रखा था अपना रीजन, उसके बावजूद इनमें से कौन सा साम्राज्य था जो उसके रीजन से रह गया था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो देखिए, अफगानिस्तान था, बिहार था और कलिंग भी था, लेकिन श्रीलंका तक जो है अशोक नहीं उसको जीत पाए थे, और श्रीलंका उनके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीयपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था। तो ये जगह पे छोड़ करके सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। ताम्रपर्णी को श्रीलंका बोलते हैं। अगर आपसे कहीं ताम्रपर्णी लिख दे तो भी ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं हम श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? यानी आपको चारों ऑप्शन में मौर्यकालीन अधिकारियों का नाम दिया गया है, इनमें से एक बताना है जो मौर्यकालीन अधिकारी नहीं था। अग्रहारी, युक्त, प्रादेशिक, राजुक। ठीक है, तो देखिए, युक्त भी था, प्रादेशिक भी था, राजुक भी था। जो नहीं था वो था अग्रहारिक। तो अग्रहारिक यहाँ राइट ऑप्शन है, जो इसमें अधिकारी नहीं था। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, और ये तीनों हैं युक्त। देखिए, युक्त का क्या काम था? ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे, मेनली राजस्व इनका काम था वसूलना। राजुक जो थे वो केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी दे दिया गया। ठीक है, प्रादेशिक थे, मंडल का प्रधान अधिकारी प्रादेशिक होता था, यानी मंडलों में उस वक्त जो हेड ऑफ मंडल जो आप कह सकते हैं, तो वो प्रादेशिक था। और वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था, यानी कि जैसे अभी संभागीय आयुक्त आपके पीसीएस वाली पोस्ट से होते हैं, वो उस ज़माने में प्रादेशिक की वो कहलाती थी, उसका नाम प्रादेशिक हुआ करता था। ओके, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो भाई लूसेंट पढ़ने वालों खुश हो जाओ, आपके लिए भी एक क्वेश्चन लाया गया है। तो बूलर, रॉबर्ट सेबल, जेम्स प्रिंसेप, कॉर्डिगटन जो भी लिखा है। तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और सब लोग लगा के आंसर इसका खुश हो रहे होंगे, तो खुश हो लीजिए। चलिए, लूसेंट से काफ़ी कभी कभी लूसेंट भी हमारे लिए काम की निकल आती है ना। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों या शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। ठीक है, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। ओके, कालसी प्रसिद्ध है, आपको बताना है कालसी जो है वो प्रसिद्ध है। कालसी देखिए एक जगह है उत्तराखंड में घूमने की, विजिटिंग टूरिस्ट प्लेस आप कह सकते हैं। तो ये उत्तराखंड में देहरादून में बेसिकली कालसी पड़ता है। तो बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, या गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। तो आपको यहाँ राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर बताइए। देखिए, अशोक के शिलालेख के कारण जो है, ये बेसिकली आप जब जाएंगे घूमने तो आपको वहाँ पे अशोक के शिलालेख मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो कालसी इसीलिए फेमस है। देखते हैं, कालसी यमुना और उसकी सहायक टोन्स के संगम पर स्थित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। देहरादून से लगभग 56 किलोमीटर दूर है। कालसी में दून घाटी के कुछ बेहद लुभावने दृश्य भी हैं। ये जगह बाहर घूमने फिरने और दोस्तों परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए एक आदर्श है। यहाँ पक्षियों के बीच गाड़ी चलाने और शांत परिवेश, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकती हैं बहुत से लोगों को घूमने के लिए। लेकिन जो फेमस है, बात करते हैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो कालसी सम्राट अशोक के गौरव की गवाह है। 3री सदी ईसा पूर्व शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के प्रभाव के तहत सबसे दूर की जगह थी, और अशोक के पत्थर के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर के शिलालेख के लिए आपको बस इतना याद रखना है। बाकी ये सारी जो घूमने फिरने के शौकीन हैं वो लोग ये देख करके मोटिवेट हों और जाके घूम के आएँ। ओके, ये हमारे कुछ कोर्सेज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हमारा लाइव चल रहा है टीजीटी पीजीटी का विषय संगीत का कोर्स, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हो रखा है। इसके अलावा टीजीटी आर्ट बैच, जीआईसी प्रवक्ता सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको कंप्लीट सीरीज़ दी जा रही है, कंप्लीट कोर्स इसमें दिया जा रहा है जीएस का। ठीक है, इसके बाद सामान्य अध्ययन, डेली स्पीड टेस्ट, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं तमाम सारे कोर्सेज़ आपके लिए यहाँ पे लाए गए हैं, और नीचे दिए गए नंबर पे आप बाकी की जानकारी भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक गणराज्य में कौन सा नहीं था? भाई प्रारंभिक गणराज्य मतलब इनमें से कौन जो है प्रारंभिक गणराज्यों में शामिल नहीं था, बाद में बना था। ठीक है, तो शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या उपर्युक्त सभी। तो जो लोग उपर्युक्त सभी लगा रहे हैं उनको बता दूं कि वो बिल्कुल गलत है।
शाक्य और लिच्छवी तो प्रारंभिक गणराज्य थे, लेकिन यौधेय जो था वो नहीं था, वो बाद का गणराज्य है। शाक्य और लिच्छवी थे। देखते हैं कैसे। बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुली और केसपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलीय, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलिविन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। देखिए नाम थोड़ा सा अजीब ज़रूर लग सकते हैं, लेकिन इनको दो तीन बार 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 देखने से आपको इतना तय हो जाता है कि ऑप्शन से आप पकड़ के रख सकते हैं। भले ही कोई पूछे तो आप मुँह ज़बानी उसको ना बता पाएँ, लेकिन ऑप्शन जब आपको 4 दिखाई देंगे तो आपके दिमाग में एक तस्वीर घूमेगी कि हाँ इनमें से ये मैंने नहीं देखा था। ठीक है, तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं कि ये प्रारंभिक गणराज्य हैं जो जिनका अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। ओके, निम्न में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया? अब ध्यान दीजिएगा, नियमित उपयोग के लिए बात हो रही है। तो विम कटपिसेस, कुजल कटपिसेस, कनिष्क और हर्मवीज। तो देखिए यहाँ विम कटपिसेस जो है उसने नियमित रूप से स्वर्ण सिक्के चला दिए थे। लेकिन सबसे पहले अगर बात करते हैं स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। और देखिए मैं हर बार आपसे क्वेश्चन आपके लिए दे के जाती हूँ। स्टूडेंट्स देखते हैं वीडियो, देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन पता नहीं कमेंट क्यों नहीं करते, आंसर क्यों नहीं देना चाहते कमेंट सेक्शन में। तो स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन और सबसे शुद्ध अगर बात करें स्वर्ण सिक्कों को किसने प्रचलन किया, वो भी आंसर वहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो भी मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं। कुषाण वंशीय विम कटपिसेस जो कि कनिष्क प्रथम का पिता था, उसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया। ठीक है, और कुजल कटपिसेस ने तांबे के सिक्के चलाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को नया लग सकता है भाई, क्योंकि है ये एंशियंट इंडिया से भी इतर थोड़ा सा हटके है। तो विधि, स्थापत्य कला, विज्ञान और साहित्य। तो पूर्वी रोमन शासक जो था जस्टिनियन, उसका योगदान था विधि में। ठीक है, कानून बनाने से रिलेटेड उसका सबसे ज़्यादा योगदान था किसका? जस्टिनियन का। ठीक है, ये पूर्वी रोमन आप कह सकते हैं वहाँ का शासक था। सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके न्याय संबंधी सुधारों को मिलता है, और रोमन कानून संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए हमारे एंशियंट इंडिया में जब हमारा यहाँ पे सब राजपाट चल रहा था और चीज़ें चल रही थी, तो एक विदेशी यात्री भी जो है यहाँ आते थे जिनका विवरण भारतीय पढ़ते थे। तो इस तरह से तमाम चीज़ें थी जो इंटरलिंक थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बाहर का भी पर्सपेक्टिव देखना पड़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, इनमें से कौन सा कारण नहीं था? ठीक है, बाकी सारे कारण थे, इनमें से कौन सा कारण नहीं था? हूड़ प्रशासन का हूड़ आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, या अरब आक्रमण। तो देखिए हूड़ों का आक्रमण बहुत परेशान किया हुआ था गुप्तास को। प्रशासन का सामंतीय ढांचा बिल्कुल ये भी जिम्मेदार था। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना ये भी एक कारण था। अब जो कारण नहीं था वो था अरब का आक्रमण, क्योंकि अरब जो है काफ़ी बाद में आए हैं, पूर्व मध्य काल में आप कह सकते हैं आए हैं। इनमें गुप्ता डायनेस्टी तब तक काफ़ी हद तक ख़त्म हो ही चुकी थी, पतन हो चुका था उसका। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के पतन के उपर्युक्त कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण उत्तरदायी नहीं था। ये गलत लिख दिया है। भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बाद बहुत बाद पूर्व मध्य काल में हुआ। देखिए ये ध्यान रखिए, बहुत बाद हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमने। निम्न में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? अब देखिए ये थोड़ा सा वही है, नवपाषाण, मध्य पाषाण और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ जो औदय, बोरी, बागोर और लखनिया, तो बात कर रहे हैं पशुपालन की, तो बागोर जो है वो जगह थी राजस्थान में जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आप देखिएगा उसमें मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, जो इम्पोर्टेंट जगह है वो देखिएगा, होशंगाबाद के निकट आदमगढ़पुरा स्थल, और राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में स्थित बागोर। ठीक है, ये बागोर आपको याद करना है, और आदमगढ़, दो मेन हैं जो जहाँ पे आपको पशुपालन के साक्ष्य मिले। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में रखा होगा तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। ओके, तो सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए वहाँ पे अभिलेख, शिलालेख जैसी कोई चीज़ें नहीं थी, हमको नहीं पता, ना ही वहाँ की लिपि पढ़ने लायक है। जो थे भी ताम्र पत्रों पे जो अभिलेख शिलालेख लिखे भी हुए थे थोड़े बहुत, वो उनकी लिपि अभी तक हम क्रैक नहीं कर पाए। बात तो शिलालेख, पकी हुई मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख,
तो लेक वाली जहाँ पे बात आएगी वो हम कर ही नहीं पाए क्रैक। सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक खुदाई के आधार पर ही हम उसकी जानकारी लेते हैं कि ये नगर इस व्यवस्था से चलता था, ये ऐसे चलता था, और कुछ चीज़ों पे हिंट लेके हम वहाँ की जानकारी निकालते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, और अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। राइट। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ आपने आज का सेशन एंजॉय किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।